आशीष हांडा जी आपके पास आते हुए। आशीष हांडा जी, आप लोगों ने जो है राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? निशा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। निशा जी देखिए, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन ये होते रहेंगे, काम आगे बढ़ता रहेगा। इंपॉर्टेंट देश के लिए जानना क्या है? इंपॉर्टेंट देश के लिए जानना यह है कि जहां लोकसभा में इस बार एनडीए की 400 प्लस सीटें आने वाली हैं, वहीं पे राज्यसभा में भी एनडीए का दबदबा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और यह जरूरी क्यों है देश के लिए? क्योंकि जहां पे महत्वपूर्ण कानून आने हैं, जहां पे संविधान में कहीं जरूरत हो तो संशोधन लाने हैं, अभी बहुत कुछ बड़ा बड़ा हमने करना है। क्योंकि मोदी जी बता चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में 2024 से 2029 के बीच में कुछ बहुत बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। फिर चाहे वो सीएए हो, यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, और ये सब देश को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए, निर्णायक फैसला लेने के लिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा में एनडीए की एक बहुमत होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें जन आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। डॉक्टर आशीष हांडा जी वो कह रहे हैं कि बीच के कार्यकाल की भी बात करें पीएम मोदी। देखिएगा निशा जी, हमने बार बार इन बातों का ब्यौरा दिया है कि 2014 से लेके 2024 जो अब आने 10 साल पूर्ण होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। इस एक दशक में हमने कितनी उन्नति इस देश की करी है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे आने से पहले उन्नति नहीं हुई। हम सिर्फ ये कहते हैं कि 70 साल में 7 दशकों में जितनी उन्नति हुई, अगर उससे ज्यादा उन्नति या उसके बराबर की उन्नति एक दशक में हम करके दिखा रहे हैं, तो क्या ये तारीफ के काबिल नहीं है? फिर चाहे वो एम्स का नंबर डबल करना हो, आईआईटी का नंबर डबल करना हो, एयरपोर्ट्स का नंबर डबल करना हो। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि हमारे टीएमसी की नेता ये भूल जाते हैं कि भाई साहब, आप जब एक स्टेट को संभालने में भ्रष्टाचार की इतनी भरमार कर देते हैं जो जग जाहिर है, आपके सांसद सवाल पूछने के लिए भी पैसे मांगते हैं जो जग जाहिर है, और जो भ्रष्टाचार और जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति इस समय टीएमसी के राज्य में, वेस्ट बंगाल में, जो कि खुद कांग्रेस बोलती है, आप बताइएगा, जिसके एलाइज खुद ऐसे हों। दूसरा, कांग्रेस के लिए अगर मैं कहूं साहब, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे वो 54 साल के बालक जो एक पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकले हुए हैं, उन्हें कोई ये समझाए कि भैया आप पहले एनडीए से लड़ने तो चले हो, पहले इंडिया अलायंस को तो जोड़ लो। जहां जहां आपकी यात्रा जाती है वहीं वहीं पे वंडर हो जाता है। चाहे नीतीश जी छोड़ के जा रहे हो, चाहे जयंत जी छोड़ के जा रहे हो, चाहे ममता जी का बयान आ रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा हो। चलो, आप इंडिया अलायंस को भी जोड़े नहीं रख सकते, कम से कम कांग्रेस को तो जोड़ा रख लो। कांग्रेस को भी आप नहीं संभाल पा रहे हो, क्योंकि कभी मिलिंद देवेदा छोड़ के भाग रहे हैं, कभी बाबा सिद्दीकी छोड़ के भाग रहे हैं, कभी अशोक चौहान जी जा रहे हैं। मतलब ना इनसे कांग्रेस संभल रही, ना इनसे इंडिया अलायंस संभल रहा, और चल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा करने। भाई, अपना घर तो संभाल लो, उसके बाद पड़ोसियों की तरफ नजर डालना। ठीक है पांडे जी, मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। ठीक है। हांडा जी, अब आप अपनी बात रखिए। यहाँ पे इनके गठबंधन या ठगबंधन की पोल खुलती हुई साफ दिखाई दे रही है। जब अब तक इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला ही नहीं निकाला और ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, तो फिर ये होते कौन है ये कहने वाले कि मैं वेस्ट बंगाल में सारी की सारी सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे? इनको ये हक दिया किसने? आप बताइए। इंडिया गठबंधन ने जब तक अब तक सीट शेयरिंग पे कोई बात निर्णय लिया नहीं, तो आम आदमी पार्टी होती कौन है ये कहने वाली कि पंजाब में सारी मैं अकेले लड़ूंगी? ये इनकी गठबंधन की पोल खोलती हुई कुछ बातें हैं। ना इनका अब तक संयोजक फाइनल हुआ, ना इनका कोई झंडा फाइनल हुआ, ना कोई बैनर फाइनल हुआ, ना कोई जॉइंट रैली हुई, ना इनका कुछ निर्णय नहीं हुआ। सिर्फ इस बात के कि आपस में एक दूसरे की पोले खोलने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। ठीक है।
वंदे मातरम नेटवर्क के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी बीच राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री RKPN सिंह और पूर्व सांसद तेजवीर सिंह चौधरी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हैं। भाजपा की ओर से जारी इस सूची में 3 नाम ऐसे हैं जो पूर्व में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा 2 नाम ऐसे हैं जो राजा के नाम से अपने क्षेत्र में मशहूर हैं और अपनी सूची में बीजेपी ने जातीय समीकरणों को बखूबी से इसका ध्यान रखा है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी से समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवारों के ऐलान की खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन विधानसभा में आज राज्यसभा के लिए सपा से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले RPN सिंह को राज्यसभा को उम्मीदवार जो है बनाया गया है और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा से यूपी कोटे से राज्यसभा जो है बनाया गया है। वहीं साधना सिंह और डॉक्टर संगीत बलवंत को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और यूपी की अगर बात कर ली जाए तो 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 7 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो चुका है और कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले RPN सिंह को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। आशुल इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और TMC से प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आशीष हांडा जी आपके पास आते हुए, आशीष हांडा जी, आप लोगों ने जो है राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? निशा जी, आपको मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। निशा जी, देखिए, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकसभा, राज्यसभा इलेक्शन ये होते रहेंगे, काम आगे बढ़ता रहेगा। इंपॉर्टेंट देश के लिए जानना क्या है? इंपॉर्टेंट देश के लिए जानना यह है कि जहां लोकसभा में इस बार NDA की 400 प्लस सीटें आने वाली हैं, वहीं पे राज्यसभा में भी NDA का दबदबा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और यह जरूरी क्यों है देश के लिए? क्योंकि जहां पे महत्वपूर्ण कानून आने हैं, जहां पे संविधान में कहीं जरूरत हो तो संशोधन लाने हैं, अभी बहुत कुछ बड़ा बड़ा हमने करना है। क्योंकि मोदी जी बता चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में 2024 से 2029 के बीच में कुछ बहुत बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। फिर चाहे वो CAA हो, UCC हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, और ये सब देश को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए, निर्णायक फैसला लेने के लिए दोनों राज्यसभा और लोकसभा में NDA की एक बहुमत होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें जन आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, खबर यह है कि कांग्रेस जो है राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर जो है गांधी परिवार को प्राथमिकता देने जा रही है और खबर यह भी है कि राजस्थान से आप सोनिया गांधी का नाम जो है सुर्खियों पे चल रहा है और राजस्थान से आप उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं, मतलब वो जा सकती हैं वहां से। जब ये हुए थे तब प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो एकमात्र इसकी बहस की है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री त्याग कर दी और करीब वो
दूर रहे और कांग्रेस ने जिनको भारत है अर्जुन सिंह से काफी रिस्पेक्ट आ पाई है और सोनिया गांधी पार्टी में आई और बाकायदा लोकसभा उन्होंने लगातार जीत, एक बार नहीं 7 बार। उसके बाद 2 बार उनको का मौका मिला 2004-2009, लेकिन उन्होंने सिंह जी को से उनको प्राथमिकता। तो सोनिया के राज्यसभा बड़ी बात नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस। राम पांडे जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी, टीएमसी ने भी राज्यसभा के लिए अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और हम लोगों ने हमेशा की तरह ज्यादा महिलाओं पे ही जो है फोकस किया हुआ है। आप देखोगे कि 3 महिलाएं हैं उसमें, और हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से नहीं देखा है कि हमें उसमें क्या है, क्योंकि हमने जो ममता बालाजी को दिया है, टिकट दिया है, वो काफी गरीब परिवार से आ रही है और उनको आगे बढ़ने की पूरी जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि हम आगे उस तरीके से बढ़े। और साथ में आशीष हांडा जी की बातें सुनी, 400 पार जाने वाले हैं तो सर इलेक्शन मत कराइए, 400 पार वैसे ही कर लीजिए अपने आप को। दूसरी बात ये है, थोड़ा मोदी जी को ये समझा दीजिए, मोदी जी या तो 25 साल आगे की बात करते हैं या 60 साल पीछे की बात करते हैं, बीच में जो उनका कार्यकाल है उसकी बात क्यों नहीं करते। थोड़ा उनसे ये भी कहिए कि वो बीच में जो उन्होंने 10 साल कार्यकाल दिया है उस कार्यकाल के बारे में बात करें कि वो जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में, उस वादे में कितना पूरा हुआ। आशीष हांडा जी, पहले तो आप एक बार 2014 का, मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, 2014 का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, शायद आप बीजेपी छोड़ देंगे और मोदी जी अपने आप को वोट नहीं देंगे। ये हमारी तरफ से निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप लोग जो है इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हो और लगातार तोड़ रहे हो इस तरीके से कि ये नेताओं को तोड़ करके आप सोच लो कि आप जीत जाओगे। अगर आप जीतने ही वाले होते तो आप लोगों ने भारत रत्न जैसे इतने बड़े पद को, वो उसको अवार्ड को भी आप लोगों ने राजनीतिक बना दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत रत्न जैसे चीजों को आप जो है इस तरीके से आप एक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। नहीं करना चाहिए था इस तरीके से आप लोगों ने। ठीक है, डॉक्टर आशीष हांडा जी वो कह रहे हैं कि बीच के कार्यकाल की भी बात करें पीएम मोदी। देखिएगा निशा जी, हमने बार बार इन बातों का ब्यौरा दिया है कि 2014 से लेके 2024 जो अब आने 10 साल पूर्ण होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं। इस 1 दशक में हमने कितनी उन्नति इस देश की करी है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे आने से पहले उन्नति नहीं हुई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि 70 साल में 7 दशकों में जितनी उन्नति हुई, अगर उससे ज्यादा उन्नति या उसके बराबर की उन्नति 1 दशक में हम करके दिखा रहे हैं, तो क्या ये तारीफ के काबिल नहीं है? फिर चाहे वो एम्स का नंबर डबल करना हो, आईआईटी का नंबर डबल करना हो, एयरपोर्ट्स का नंबर डबल करना हो। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि हमारे टीएमसी की नेता ये भूल जाते हैं कि भाई साहब, आप जब एक स्टेट को संभालने में भ्रष्टाचार की इतनी भरमार कर देते हैं जो जग जाहिर है, आपके सांसद सवाल पूछने के लिए भी पैसे मांगते हैं जो जग जाहिर है, और जो भ्रष्टाचार और जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति इस समय टीएमसी के राज्य में वेस्ट बंगाल में, जो कि खुद कांग्रेस बोलती है, आप बताइएगा, जिसके एलाइज खुद ऐसे हों। दूसरा, कांग्रेस के लिए अगर मैं कहूं साहब, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे वो 54 साल के बालक जो एक पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकले हुए हैं, उन्हें कोई ये समझाए कि भैया आप पहले एनडीए से लड़ने तो चले हो, पहले इंडिया अलायंस को तो जोड़ लो। जहां जहां आपकी यात्रा जाती है वहीं वहीं पे वंडर हो जाता है, चाहे नीतीश जी छोड़ के जा रहे हो, चाहे जयंत जी छोड़ के जा रहे हो, चाहे ममता जी का बयान आ रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा हो। चलो आप इंडिया अलायंस को भी जोड़े नहीं रख सकते, कम से कम कांग्रेस को तो जोड़ा रख लो। कांग्रेस को भी आप नहीं संभाल पा रहे हो, क्योंकि कभी मिलिंद देवेदा छोड़ के भाग रहे हैं, कभी बाबा सिद्दीकी छोड़ के भाग रहे हैं, कभी अशोक चौहान जी जा रहे हैं। मतलब ना इनसे कांग्रेस संभल रही, ना इनसे इंडिया अलायंस संभल रहा, और चल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा करने। भाई अपना घर तो संभाल लो, उसके बाद पड़ोसियों की तरफ नजर डालना। ठीक है पांडे जी, मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। ठीक है पांडे जी, अपनी पहले की बात भी कंप्लीट कीजिए, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देश जोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं, पहले खुद का घर तो जोड़ लीजिए। पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले हैं 54 साल के युवक, सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं हांडा जी। देखिए, शंकराचार्य जी ने भी यात्रा की थी, तो ये लोग तो आजकल हमारे जो धर्म गुरु हैं और हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं,
ये चारों शंकराचार्यों को आजकल गालियां दे रहे हैं। या तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को ये गाली देते हैं, तो गाली देना तो इनका कर्तव्य बन गया है, चाहे वो शंकराचार्य हो, महात्मा गांधी हो या राहुल गांधी हो। अब आपने सवाल किया था कि सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार का नाम राज्यसभा के लिए चल रहा है, तो मैं ये बता रहा था कि सोनिया गांधी जी चाहती तो 1991 में प्रधानमंत्री बन सकती थी। कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी चाहती थी तो 2004 में प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने 2004 में प्राथमिकता मनमोहन सिंह जी को थी। सोनिया गांधी चाहती तो 2009 में प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने प्राथमिकता मनमोहन सिंह जी को दी। तो राज्यसभा बनना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा के लिए यदि उनका नाम चल रहा है तो ये कांग्रेस के नेताओं, पार्टी का और कार्यकर्ताओं का उनके प्रति प्यार है। दूसरा, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो जो सांसद होते हैं, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, और राज्यसभा जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें ऐसा माना जाता है कि बुद्धिजीवी लोगों को जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो बुद्धिजीवी या बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि करीब 543 सांसद लोकसभा में है और 250 सांसद राज्यसभा में, 750 सांसद है। 750 सांसदों में से केवल एक सांसद को बोलने का अधिकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या विपक्ष का हो, कोई नहीं बोलता है। केवल एक मात्र सांसद नरेंद्र मोदी जी को बोलने का अधिकार है, बाकी किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कोई यदि विपक्ष का सवाल पूछता है तो संसद बंद कर दी जाती है या मार्शल के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा के हों, उनको सवाल पूछने की आजादी नहीं है, वो कुछ नहीं पूछ सकते। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की ओर किसान जा रहे हैं, पहले भी 1 साल तक किसान बैठे रहे थे और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी थी। 700 किसान शहीद हो गए थे, 1 साल बाद सरकार ने मांगे मानी, कहा हम आपको एमएसपी देंगे, आप पर जो झूठे केस हैं वो वापस करेंगे। आज उन किसानों को, जब देश के किसानों को दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीले डाली जा रही हैं। देखिए फिर ठीक है, राम पांडे जी वापस आपके पास लौटूंगी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले योगेश सोनी जी के पास मैं चलती हूँ, क्योंकि काफी समय से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है हांडा जी, वापस आपके पास आऊंगी। हांडा जी 1 मिनट, पहले मैं योगेश सोनी जी मेरे साथ बहुत देर से बने हुए, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। योगेश सोनी जी, किस तरीके से देख रहे हैं राज्यसभा के चुनाव जो है, इसके लिए जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनको दोबारा यूपी कोटे से जो है भेजने की कोशिश राज्यसभा में की जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए 15 राज्यों के 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान जो होगा, तो उसमें जितनी सीटें खाली हो रही है उनको आगे फिर दोबारा फिलअप किया जाए। हर एक पार्टी का अपने अपने सिस्टम से अपने अपने हिसाब से होता है, जिसकी जितनी परसेंटेज होती है उस हिसाब से उतने सांसद तय करता है। तो इसमें अगर आपने जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी की बात करी, तो निश्चित तौर पे देखिए वो एक आक्रामक शैली के प्रवक्ता है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे उत्तराखंड से अनिल बलूनी को रिपीट नहीं किया, ऐसे भी तमाम नाम है। एक लंबे बात करेंगे तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो होते हैं जो ये इस तरीके के जो सांसद जो इस शैली के सांसद दिए जाते हैं, इनकी आक्रामक शैली आपको सोशल मीडिया और मीडिया पे भी बहुत अच्छे से दिखती है। तो ये अपनी पार्टी का अपना अपना सिस्टम होता है, और इसमें हमेशा हम देखते आए आरोप प्रत्यारोप भी होता है। कुछ सीटें, कुछ कहते हैं कि लंबी एक फेरिस्त हो जाती है उस बात पे जिक्र करने पे कि राज्यसभा सीट, सांसद सीट बेची भी जाती है, ये भी होता है। लेकिन हमने देखा है कि उन लोगों को रिपीट करना या दोबारा नए लोगों को लाना, इसमें काफी असमानता का कारण बन जाता है। लेकिन फिर भी मुद्दे की बात यही है, अपनी प्रतिशत के हिसाब से किया जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये भी था कि उम्मीद नहीं होगी, जैसे हमने पीछे 2 राज्यों के चुनाव में भी देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी ने एकदम जिन नामों की घोषणा करी वो कहीं भी कल्पना में भी नहीं थे। तो इसमें भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नहीं पता था और जिनका तयशुदा था कि उनको रिपीट होगी, उनका नाम नहीं करा। तो बीजेपी की एक शैली तो समझ में आती है कि कब कहाँ किसको हीरो बना के और किस पे उनकी निगाह बनी रहती है, उस तर्ज पे काम करते हैं। और बात रही देखिए सोनिया गांधी की, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, तो निश्चित तौर पे जैसे भी कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आदमी 3-3 बार प्रधानमंत्री की सीट छोड़ के केवल कार्यकर्ता सांसद बन के काम कर सकता है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो इस तरीके से भी कर पाए। और बाकी अन्य पार्टियों ने भी अपनी प्रतिशत के हिसाब से करा। अब लेकिन एक विडंबना ये आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार के बाद जो सांसदों की संख्या है वो 13 सांसद एकदम इफेक्टिव हो रहे हैं, और क्योंकि जो पहले विपक्ष के बनते वो आज
बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे तो इस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और मुझे लगता है ऐसी चीजों को लेके एक बहुत बड़े अंकगणित की आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी को, जो बीजेपी संपूर्ण रूप से अपना काम कर रही है। तो चीजें हैं, तमाम विरोधाभास भी होते हैं, पार्टियों की अंतर कलह भी होती है, लेकिन बावजूद इसके कि हर चीज को एक बैलेंस करके चलना पड़ता है और सबको मौका मिलते रहना चाहिए। जो कई बार से रिपीटेशन थी वो प्रथाएं खत्म हो रही है। मुझे सबसे अच्छा निशा यही लगता है कि जो प्रथा वो चलती आ रही थी वो खत्म हुई, तो ये बड़ा एक अच्छा संदेश जाता है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और इन सब चीजों को लेके, क्योंकि कब अंतिम पंक्ति का आदमी भी हीरो बन जाए ये समझना चाहिए और उससे हर एक आदमी के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि एक अंदर मन में जो कुंठा आ जाती है कि यार हमें तो वो मौका मिलेगा ही नहीं और वो ऐसे ही काम करते रहेंगे, ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। योगेश सोनी जी, टीएमसी पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि टीएमसी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं और टीएमसी की तरफ से भी जो है अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीधा संजय चक्रवर्ती जी के पास में जाना चाहूंगी। संजय जी, आप शायद कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं आशीष हांडा जी को थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। बात कानून व्यवस्था की और इस सब की बात कर रहे थे। जरा उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री उठा कर देखें, 2023 का ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। टीएमसी की जगह आप जो बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल से 6 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये जी आप जो पहले सरकारी आंकड़े पढ़िएगा, उसके बाद बात करिएगा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की बातें मत करिएगा। मोदी जी की बात मत करिएगा। आबादी गुना ज्यादा नहीं है, 6 गुना ज्यादा नहीं है। गलत बात नहीं, 6 गुना ज्यादा नहीं है। बंगाल के 12 करोड़ है। इस तरीके से करेंगे डिबेट नहीं हो पाएगी। प्लीज एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए हांडा जी, उनके बाद आप ही के पास आएंगे। रही भ्रष्टाचार की बात, लगी था भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार में अभी आप ही के जो विधायक है कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ जो है अगर पार्टी से निकाला तो आपके 40,000 करोड़ रुपए का पोल मैं खोल दूंगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप। अरे सारे भ्रष्टाचारियों को गिन के चुन के आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं आप लोग? भ्रष्टाचार की बात कहा गया, आप लोग जो काला धन ला रहे थे, 3 गुना काला धन बन गया पिछले 10 साल में स्विस बैंक में। अब तो काला धन की जगह वो नारंगी धन हो गया है। तो आप लोग कैसे कहते हैं, किस तरीके से बोलते हैं? धीरे मैंने कहा था, शुरू में कहा था 2014 का घोषणा पत्र एक बार पढ़ लीजिए। आप खुद वोट नहीं देंगे मोदी जी को, और मोदी जी अगर पढ़ लेंगे तो मोदी जी खुद अपने आप को एक सवाल आपने किया था कि बीजेपी जो है पार्टियों को तोड़ने का काम जो है करती है, लेकिन एक बात आप भी बता दीजिए, जो आपका अलायंस था आपने एकदम बिल्कुल मुखर हो गया आप कांग्रेस से, यहाँ पर किसने तोड़ने का काम किया? ये भी जरा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये आप अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, मैं इसका निश्चय आंसर दूंगा। पहली बात तो हमारा अलायंस कांग्रेस से था ही नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन से हमारा अलायंस है, न कि कांग्रेस से है। कांग्रेस एक पार्ट है, हम भी एक पार्ट है, दोनों एक पार्ट है। अब ये अलग बात है कि वहां पे कांग्रेस का भी जनाधार है और हमारा बड़ा जनाधार है। तो हमने उनको ऑफर किया था, जितनी उनकी सीटें थी हमने उनको ऑफर किया था, और ऑफर करने के बाद अगर उससे बात नहीं बनी तो इसमें कोई गठबंधन से कोई बात नहीं आती है। गठबंधन हमारा बताया ना, कांग्रेस से का गठबंधन होता और गठबंधन टूट जाता तो एक बात होती। यहाँ कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं था, यहाँ इंडिया गठबंधन है, दोनों एक नाम तो कांग्रेस के नेताओं का ही आ रहा था जब ये पूछा गया था। आप ही के जो सांसद है वो कह रहे थे कि इस तरीके की जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा था। कहा था कि गठबंधन टूटने के पीछे का कारण अधीर रंजन चौधरी। आप ही के सांसद की तरफ से कहा गया था। ठीक है हांडा जी, ठीक है संजय जी ठीक है। हांडा जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए निशा जी, यहाँ पे इनके गठबंधन या ठगबंधन की पोल खुलती हुई साफ दिखाई दे रही है। जब अब तक इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला ही नहीं निकाला और ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, तो फिर ये होते कौन है ये कहने वाले कि मैं वेस्ट बंगाल में सारी की सारी सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे? इनको ये हक दिया किसने? आप बताइए। इंडिया गठबंधन ने जब तक सीट शेयरिंग पे कोई बात निर्णय लिया नहीं, तो आम आदमी पार्टी ये कहने वाली कि पंजाब में सारी मैं अकेले लड़ूंगी। ये इनके गठबंधन की पोल खोलती हुई कुछ बातें हैं। ना इनका अब तक संयोजक फाइनल हुआ, ना इनका कोई झंडा फाइनल हुआ, ना कोई बैनर फाइनल हुआ, ना कोई जॉइंट रैली हुई, ना इनका कुछ निर्णय नहीं हुआ। सिर्फ इस बात के कि आपस में एक दूसरे की पोले खोलने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। ठीक है
डॉक्टर राम पांडे जी क्या कहेंगे? किस पार्टी को इन्होंने कितनी सीटें दी हैं, कितना गठबंधन इनका कहाँ पहुंचा है, बाकी जो 37 पार्टियां हैं कहाँ कितनी सीटें दी है। मतलब हमारे गठबंधन के बारे में बकवास करेंगे, अपनी 38 सीटों का बताइए ना पार्टियों को आपने कितनी सीटें दे दी। अरे भाई साहब, भाषा की मर्यादा रखिए डॉक्टर साहब, बकवास कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब बात रख रहे खराब करते हैं, मुंह चलाते हैं, फिर बकवास शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को नहीं बोलने दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने किसी को नहीं बोलने दिया मैडम, हर एक को डिस्टर्ब किया है। ये लोग बिना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं और तीनों को नहीं बोलने देते हैं। ये अनपढ़ लोगों को मैडम आप बुलाते हैं, तीनों को नहीं बोलने दिया। योगेश सोनी जी को उन्होंने डिस्टर्ब किया, मुझे डिस्टर्ब किया, टीएमसी प्रवक्ता को डिस्टर्ब किया, किसी को भी नहीं बोलने दे रहे। आप ये नहीं सुनने दे रहे हैं किसी की भी पार्टी, किसी की भी बात ये नहीं सुनने दे रहे हैं। ये केवल यहाँ भी आपके चैनल पर भी तानाशाही कर रहे हैं। तो आप उन्हीं बातों को लेकर बैठ गए, प्लीज आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। तो मैडम अब जैसे किसी विपक्षी पार्टी पे टोटल सांसद नहीं है, उनके नेताओं को देशद्रोही बोला गया, आरपीएन को देशद्रोही कहा गया था, पाकिस्तानी बोला गया था बीजेपी के द्वारा। आज वो बीजेपी से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। अशोक चौहान को इन्होंने कहा ये देशद्रोही है, वहाँ भ्रष्टाचारी है, ईडी घोटाले की जांच चल रही है, अभी वो भी इनके उससे जा रहे हैं राज्यसभा से। तो जितने भी देशद्रोही, पाकिस्तानी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज ये राज्यसभा से भेज रहे हैं। बताइए देश का क्या पाकिस्तानी कहते हैं, देश तोड़ने वाला कहते हैं, वो सब जैसे ही आपको छोड़ता है वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाता है। इनका माइक बंद कीजिए मैडम, जो दिमाग में आता है वो भी ये ढंग से नहीं बोलने देते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देश का नुकसान हो रहा है, देश के अन्नदाता का नुकसान हो रहा है। इन्होंने क्या कहा था कि 2022 तक किसानों की आय डबल होगी, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, 2000 योगेश सोनी जी आप टीएमसी की अब बात कर रहे हैं। योगेश सोनी जी चलिए ठीक है, राम पांडे जी चलिए ठीक है आप मुद्दे को आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हमने पूरी डिबेट की ऐसी की तैसी कर दी। प्लीज भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। प्लीज कुछ भी वर्ड्स आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे इस वक्त। प्लीज मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी अगर आप भाषा की मर्यादा को नहीं बना के रखेंगे। योगेश सोनी जी, राम पांडे जी प्लीज ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। प्लीज भाषा की मर्यादा को बना के रखिए क्योंकि आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं। योगेश सोनी जी अब बात टीएमसी की कर लें। टीएमसी ने भी अपने जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर ली, इसे किस तरीके से देखें क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाओं पर भी दाव खेला गया है। देखिए, टीएमसी ने जो पत्रकार सारिका घोष है और नदीमुल हक और सुष्मिता देव और ममता समाज से जो बाला ठाकुर आती है उन पे उन्होंने दाव खेला। इस बात में कोई दोहराई नहीं है और यहाँ पर हमें टीएमसी की प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। उन्होंने महिलाओं को बड़ा मौका दिया और आगे बढ़ाया है। और जैसा हम देखते हैं, ममता बनर्जी अपनी आक्रामक शैली के लिए हमेशा पहचानी जाती है और उनके भी फैसले बहुत बोल्ड होते हैं। और एक बात ममता बनर्जी के साथ हमेशा अच्छी है, वो किसी दबाव में काम नहीं करती है, चाहे वो किसी गठबंधन में रही हो या नहीं रही हो या वो हो। उनके जो निर्णय होते हैं वो बहुत सकारात्मक होते हैं और वो अपनी पार्टी के लिए हमेशा उतारू रहती है। तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि टीएमसी एक इच्छा शक्ति के साथ काम करती है, बशर्ते उनकी संख्या कम रही या कोई भी कारण रहा, लेकिन उनकी भी जो सांसद रहे हैं उनमें जितना भी पूर्व में देखा है उन्होंने उस कैंडिडेट को उतारा जो वाकई योग्य होता है। तो कई बार इस तरीके की सीट बेकार कर देते थे, जैसे माफ कीजिएगा कहना नहीं चाहिए, हम किसी सेलिब्रिटी को उतार देते हैं, वो सांसद की जो सीट होती है वो निशा बेकार हो जाती है, ना तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। आप किसी बॉलीवुड या क्रिकेट सितारे को उतार देते हैं, वो ठीक है कि आपने उसका सम्मान किया, लेकिन राज्यसभा में कोई भी हमेशा इंसान वो होना चाहिए जो बुद्धिजीवी होना चाहिए। हम किसी पर तंजात्मक बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ जो राजनीति की समझ रखता हो और जिसका देश की जनता से सरोकार हो, ऐसे लोगों को करना चाहिए। तो कुछ कई बार पार्टियों से गलती हुई, वो हर एक से हुई है, मैं एक पर्टिकुलर एक को नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा उनको सांसद की सीट देनी चाहिए जो उस चीज के लिए उसकी गंभीरता को समझे, क्योंकि साढ़े सांसदों का ये पूरा जो मेला है ये देश को चलाता है। ये साढ़े सांसद जो 750 लोग होते हैं ये देश की संचालन प्रक्रिया के अहम हिस्से होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को सोनी जी आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप चारों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और मेरे साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।